हेलो 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 बच्चों। सभी लोग आ गए हैं, स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बाकी सब बेसिक चीजें हैं वो अगले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक, और उसके बाद अपना जो मॉडल था, थॉमसन का मॉडल क्या होता है। ठीक है, और जो अपने लॉस थे कुछ उसको पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल का। ठीक, सो नील्स बोर ने ये मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय द नील्स बोर इन 1913 में। ओके, सो इट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पर्टिकुलरली द हाइड्रोजन एटम। तो जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ये केवल स्ट्रक्चर, एटम लाइक स्ट्रक्चर, जो एटम, हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज होते हैं उसी को एक्सप्लेन करता है। मतलब जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वह सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही केवल अप्लीकेबल होता है बोहर का मॉडल। ठीक है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इट वॉज द मेजर एडवांटेज ओवर द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद ये सबसे एडवांस मॉडल है उसके बाद का। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से स्टार्ट होता है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल से, जिसमें बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, नॉट ए कंटिन्यूअस इन मैनर। ओके, तो यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें उन्होंने बताया कि हर एक जिसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस भी सेल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस सेल ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहला इसका जो पोस्टुलेट है, एक एक करके इसका डिटेल में देखते हैं। पहला है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फिक्स ऑर्बिट में रिजॉल्व करता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि वो जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, वहां एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स एनर्जी लेवल में होता है तो उस समय पे न ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, न ही रिलीज करता है, और फिक्स एनर्जी में लेवल्स में वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड, जो ये सेल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको हम लोग KLMNO से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इसमें रिवॉल्व करते हैं, इसमें घूमते हैं। उसके बाद क्या बोला, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल्स। और वो जो फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं, बोहर ने उसको क्या बोला, स्टेशनरी स्टेट। क्यों स्टेशनरी? मतलब कि वहां पे एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है, स्टेशनरी लेवल होता है, एनर्जी कांस्टेंट होता है, या उसी को एनर्जी लेवल इन्होंने बोला। ओके, आगे क्या बोला कि वाइल इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी विथ एक्सप्लेन विद द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस टाइम पे वो किसी टाइप का कोई एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब करता है, नहीं एनर्जी रिलीज करता है। और यहीं से एटम की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है। तो एटम के इस वाले कॉन्सेप्ट से ही डिफाइन हो जाता है कि जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में घूमता है, उस एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है, नहीं एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, नहीं रिलीज करता है, स्टेबल रहता है, अपना घूमता रहता है। ठीक है, तो ये बोहर के पोस्टुलेट हो गए। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रहा है, एन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। एन इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट कब से शुरू होता है, एन इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो सेकेंड से शुरू होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को हम लोग एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक, तो द ग्राउंड स्टेट इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो बोहर ने बोला कि जो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, जो फर्स्ट सेल होता है, उसको उन्होंने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट बोला, और बोला कि वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है। ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है।
वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट स्टेबल, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, और उसके बाद बोला कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ऐसे केस में लाइक हीट और लाइट से द इलेक्ट्रॉन में जंप टू हायर एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रॉन ये अपना फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड एनर्जी लेवल में घूम रहा है, फर्स्ट वाले में, अगर ये बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन में जंप टू हायर एनर्जी लेवल्स, हायर एनर्जी मतलब 2 या 3 या 4 में, इसी को हम लोग एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है। ठीक, और फिर जब उसका एनर्जी, फिर उसके बाद वो रिटर्न आता है तो हायर से लोअर में तो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। बोल रहा है कि एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है। जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर स्टेट में आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो ऐसे केस में एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर एनर्जी, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये जब हायर एनर्जी लेवल्स में जाएगा, जैसे यहाँ फर्स्ट से फोर्थ में गया, तो बाहर से ये क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर, और अगर यहाँ पर हायर लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर में आएगा, जैसे हायर में है, अब ये फिर से आ रहा है फर्स्ट में, तो जब हायर से लोअर में आएगा तो यहां से एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। यहां जब हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो रिलीज करेगा। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर एनर्जी लेवल्स इट एब्जॉर्ब एनर्जी, जब हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। द डिफरेंस इन बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, अब यहां पर हायर से लोअर, लोअर से हायर में एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो एनर्जी का यहां पर चेंज देखने को मिलेगा, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू लेवल्स। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू में E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, चेंज इन एनर्जी, जो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी का गैप है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब फोटोन, मतलब कि डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे मानो लैम्डा निकालना हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर से लोअर में आ रहा है, लोअर से हायर में जा रहा है, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। तो अगर हम लोग वहां पर उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहे या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहे तो इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस सी बाई डेल्टा ई, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस सी बाई डेल्टा ई हो जाएगा। ओके, और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी निकाल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लोअर टू हायर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू रिवॉल्व इन द ओनली दोज ऑर्बिट फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये एच अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, उसी वाले में इलेक्ट्रॉन केवल घूमता है। ओके, तो अगर ऑर्बिटल, अगर मैं यहां पर लिखूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू में
H/4 ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो mv/r इक्वल टू में क्या हो जाएगा NH/2 ये हो गया अपना एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कैन हैव द वैल्यू सच इंटीग्रल, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, जो n होना चाहिए, n का वैल्यू क्या होना चाहिए इंटीजर, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंटीजर वैल्यू होगा। मतलब कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है क्वांटाइज होता है, क्योंकि n का वैल्यू क्या है इंटीजर में है। बट कैन नॉट बी हैव द फ्रैक्शनल वैल्यू, इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी से क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन होता है। ओके, क्योंकि यहां पर एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होता है क्वांटाइज्ड होता है, कंटिन्यूअस नेचर का नहीं होता। ओके, तो एक क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बोल रहा है कि बोहर थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू, किसमें बोहर थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होगा। बोहर थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल किसमें नहीं होगा। देखिए अभी बताया था कि जो बोहर थ्योरी होता है वो केवल, बोहर मॉडल अप्लीकेबल होता है केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, जिसमें केवल क्या हो एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के लिए अप्लीकेबल होगा। तो देखिए किसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें जेड कितना होगा, इसमें जेड होगा 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें अगर कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। ठीक है, यहां पर भी कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पर हीलियम है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इज नॉट अप्लीकेबल, तो किसमें अप्लीकेबल नहीं होगा हीलियम वाले में, क्योंकि इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा केवल उसी में अपना बोहर मॉडल क्या होगा अप्लीकेबल होगा, बोहर का थ्योरी। तो ये इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब बोहर का जो कॉन्सेप्ट है, बोहर का जो मॉडल है, उस बेसिस पर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें कैलकुलेट किया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, बोहर ने उसका रेडियस कैलकुलेट किया, लेकिन केवल किसके लिए, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, केवल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ओके, तो यहां पर रेडियस कितना होगा आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 0.0529 इंटू में 10⁻⁻8 एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक, और एंगस्ट्रॉम में कितना होता है आर एन इक्वल टू एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल, 0.529 इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड। और ये एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगर मुझे पिकोमीटर में लिखना हो तो क्या करूंगा मैं, यहां पर 52.9 इंटू 10⁻n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रेडियस हो गया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, दिस फार्मूला इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इट मीन्स स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पीसीज के लिए केवल ये फार्मूला अप्लाई होगा जहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पे आप क्या कर सकते हो ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स का रेडियस निकाल सकते हो। ठीक, और एन क्या है यहां पर नंबर ऑफ सेल है या ऑर्बिट, और जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। तो अब बोहर के फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका वेलोसिटी कितना होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इस वाले फार्मूले का यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू में क्या होता है 2.188 इंटू 10⁻6, और यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जेड डिवाइड बाई एन, जेड डिवाइड बाई एन, जेड क्या है, जेड क्या है अपना एटॉमिक नंबर, और एन क्या है नंबर ऑफ सेल, सेल नंबर।
ठीक है, तो ये फार्मूला 2.88 इंटू 10⁶ जेड डिवाइड बाई एन मीटर पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर आप चाहते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हो। क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए, E इक्वल टू क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल, यहां पे क्या है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर डिवाइड जूल पर एटम। ये यूनिट का आपको ध्यान रखना है कि ये जूल पर एटम में है, लेकिन क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछे एनर्जी को तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, और जब आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल पर एटम में तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि ये इस फार्मूले का यूज करके आप जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, इसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी लेवल्स को, जैसे n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जेड का वैल्यू रखिए, उसका एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू रखिए और एन का वैल्यू रखिए। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल 1 2 3, तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल के लिए यहां पर वैल्यू रखते जाइए और हर सेल का जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जिसमें क्या हो, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए फार्मूला, बोहर का फार्मूला अप्लीकेबल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का यहां पर एप्लीकेशन है। देखिए, अब जो अगर हम लोग बात करें, यहां पर ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया, फोर्थ सेल हो गया, फिफ्थ सेल हो गया, हर एक सेल का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। पीछे ही फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, यहां पर देखिए पीछे ही फार्मूला पढ़े हैं। क्या होता है, E इक्वल टू में -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले सेल का कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूले में n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सेकेंड वाले सेल के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड के लिए ये हो जाएगा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। और हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैलकुलेट भी कर दिया गया है। n इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी कितना आता है, E1 का वैल्यू कितना आता है फर्स्ट से, ये फर्स्ट वाले सेल का जो एनर्जी होता है कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आया, यहां पर देखिए फार्मूला, जेड का वैल्यू 1 रख दिए और एन का वैल्यू 1 रख दिए। फर्स्ट सेल है, हाइड्रोजन एटम है, तो जेड का वैल्यू 1 कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, तो यहां पर देखिए फर्स्ट सेल के लिए कितना आता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड सेल के लिए कितना आता है एनर्जी, सेकेंड एनर्जी लेवल का, सेकेंड सेल का एनर्जी कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल का कितना होता है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ सेल का कितना होता है, -8.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जैसे जैसे हम लोग, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एनर्जी क्या है, निगेटिव में है, और जैसे जैसे आप सेल नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे माइनस का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस तरीके से आप देखोगे तो एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, एनर्जी का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के करीब आते हो, जैसे जैसे एनर्जी न्यूक्लियस के पास आओगे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी घटेगा, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये कहां से पता चल रहा है, इस एनर्जी के कैलकुलेशन से पता चल रहा है। ओके, अब अगर हम लोग डिफरेंस निकालना चाहें, अगर हम लोग एनर्जी का डिफरेंस निकालना चाहे तो E2 माइनस E1 कितना है, यहां पर देखिए पहले दूसरे का डिफरेंस लेंगे, कितना आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर दूसरे और तीसरे के इलेक्ट्रॉन का गैप निकालेंगे, कितना आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी प्रकार से तीसरे चौथे का निकालेंगे तो कितना आएगा एनर्जी गैप इतना।
तो आप ध्यान से देखोगे तो जो एनर्जी है, जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी का जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। मतलब यहां पर जो गैप होता है, जैसे ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो पहला वाला सेल और दूसरे वाले सेल के बीच में एनर्जी का गैप काफी ज्यादा है। देखो यहाँ पे वैल्यू से पता चल रहा है, दूसरे वाले में थोड़ा सा कम हो गया एनर्जी गैप, फिर तीसरे वाले में और कम हो गया, चौथे वाले में और हो जाए कम, धीरे धीरे एनर्जी गैप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास रहोगे तो एनर्जी गैप ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी का गैप क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, पास रहेगा तो ज्यादा गैप, दूर जाओगे तो कम गैप रहेगा एनर्जी लेवल्स के बीच में। ठीक, तो ये कंक्लूजन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस टू आयन फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए कैलकुलेट कीजिए एनर्जी। देखिए यहां पर लिथियम प्लस टू बोला है, इसका मतलब इसमें बोहर का फार्मूला अप्लीकेबल होगा, लिथियम प्लस टू। तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब यहां पर देखिए फर्स्ट को बोलते हैं, ये जो पहला सेल होता है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, पहले वाले को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, उसका एन का वैल्यू कितना होता है 1। सेकेंड, इसको सेकेंड सेल को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन का वैल्यू कितना होता है 2। और सेकेंड एक्साइटेड कब शुरू होगा, ये वाला, ये क्या है अपना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से एन का वैल्यू कितना हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड के लिए 3, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा लिथियम के लिए कितना होता है 3 होता है। ठीक, फॉर्मूले में रखिए और कैलकुलेट कीजिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है -13.6 इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, तो वैल्यू रखिए यहां पर -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और एन कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा फॉर थर्ड के लिए, थर्ड सेल के लिए, थर्ड सेल बोले तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला। ठीक, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पहले पढ़िए क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट थर्ड वाला, मतलब कि एन का वैल्यू कितना होगा 4। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए एन का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जो है वो फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, यहां पर बोल रहा है हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है,
ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो लोअर से कहां जा रहा है, हायर में जा रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पे जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो बताना है, ठीक। तो एब्जॉर्ब एनर्जी कितना होगा, अगर मैं बात करूं, एब्जॉर्ब एनर्जी किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर होगा, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी बिटवीन द सेल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, डेल्टा ई तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 4 से फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। यहां पर डिफरेंस लेंगे, मतलब 4 से फर्स्ट, तो फार्मूला अभी पीछे पढ़े हैं उसको अप्लाई कीजिए। यहां पर कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर, मतलब किसके लिए है, हीलियम के लिए, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, ओके। माइनस में -13.6 इंटू में 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है -3.4, और ये आता है -54.4। अब इसका डिफरेंस लेना है, बताइए कितना आएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो -3.4 प्लस में 54.4, कितना आ जाएगा ये, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस में आएगा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, इस तरीके से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन नीट 2025 में आया था। ट्राई कीजिए इसको खुद से। ओके, चलिए, तो यहां पर एनर्जी एंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम एंड लिथियम, हीलियम और लिथियम के लिए निकालना है, ठीक है। सो गिवन है यहाँ पर रिक्बर्ट कांस्टेंट का वैल्यू, ए नॉट का वैल्यू सब दे दिया है, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर पिकोमीटर का यूज हो रहा है, यहाँ पर जो रेडियस आ रहा है वो पिकोमीटर में आ रहा है, और यहाँ पर जो एनर्जी आ रहा है वो जूल में है। तो हम लोग को पिकोमीटर में एनर्जी का फार्मूला पिकोमीटर में और जूल में यूज करना, एनर्जी का फार्मूला जूल में और रेडियस का फार्मूला पिकोमीटर में यूज करना होगा। तो जूल का फार्मूला, अगर एनर्जी की बात करें जूल में कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू 10 के पावर -8 -18, कितना हो जाएगा, -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज होगा एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, ये किस में आएगा, जूल पर एटम। तो यहां पर जो एनर्जी आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। और वहीं पर नेक्स्ट है अपना, अगर रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस का फार्मूला पिकोमीटर में क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 52.7 52.9 इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड, और ये किस में होगा, पिकोमीटर में। तो इन दोनों फार्मूले का यूज करके हमको कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हीलियम के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर हीलियम प्लस, ठीक। तो इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, En का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू में 10 के पावर -18 इंटू में क्या हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, ठीक है। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट बोल रहा है तो एन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 2 से,
ठीक, उसी प्रकार रेडियस निकालेंगे, कितना आएगा, आर्यन निकालेंगे, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 52.7 इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड। तो एन स्क्वायर कितना रखेंगे, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और जेड कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो अपना आता है -8.72 इंटू 10 के पावर -16, ठीक है, जूल। और वहीं आर का वैल्यू अपना आता है 26.4 पिकोमीटर, ये पिकोमीटर में आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग हीलियम प्लस का निकाल लिए एनर्जी। ठीक है, इसका एनर्जी और रेडियस कैलकुलेट कर लिए। इसी प्रकार से हमको निकालना है किसका, लिथियम का। तो यहां पर निकालता हूं फॉर लिथियम +2। तो सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे, तो En क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू में 10 के पावर कितना हो जाएगा -18, और इंटू में कितना हो जाएगा यहां पर 3 का स्क्वायर। ठीक, और वहीं पर अगर हम लोग बात करें अपना रेडियस कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है 52.7 इंटू में एन का, यहाँ पे एन कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और जेड कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो ये आता है -19.62, माइनस एनर्जी आता है -19.62 इंटू 10 के पावर -18। ठीक है, और जूल में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये किस में आएगा, जूल में आएगा। और वहीं पर रेडियस आता है 17.63 पिकोमीटर। तो ये हो गया रेडियस और ये हो गया एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चेक कीजिए। यहां पर देखिए 10 पावर 16 है, 10 पावर 16 है, 18 आया है। इस वाले में देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में 10 पावर 18 और यहाँ पर 17 है, ये कितना है अपना 18। ठीक है, यहाँ पर 18 होगा, ओके, यहाँ पर कितना होगा 18 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस तरीके से सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन ऑफ बोहर। तो बोहर का थ्योरी कहाँ कहाँ लिमिट कर जाता है, ये डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है बोहर मॉडल। वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π। तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्यों NH/2π के बराबर होता है, ये बोहर ने नहीं बताया। ठीक है, डज नॉट सीन इन द एक्सप्लेन बाय द बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था, उसका डेरिवेशन सीधा उन्होंने क्या किया, दोनों को इक्वल करके बता दिया। ठीक है, बोहर इंटर रिलेटेड द क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन एंड द क्लासिकल लॉ ऑफ द फिजिक्स। तो उन्होंने, बोहर ने क्या किया, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का जो क्लासिकल लॉ होता है, दोनों को रिलेट कर दिया, जबकि उसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो यहां पर भी फेल कर गया बोहर का मॉडल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो यहां पर जो वेव मैकेनिकल मॉडल होता है, दो टाइप के होते हैं। पहला मॉडल है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो दोनों मॉडल को हमको पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डुअल नेचर ऑफ द मैटर। तो डी ब्रोगली ने यह बात प्रूफ कर दिया कि जो कोई भी मैटर होता है उसके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। कहां से प्रूव होता है, इनका जो फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू में 1h/π, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये होता है लैम्डा इक्वल टू में h/p। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोमेंटम p। कहां से आया, आइंस्टीन का जो इक्वेशन होता है E इक्वल टू mc², और प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक फार्मूला आया था E इक्वल टू sc/λ। दोनों फार्मूले को इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 mc², और ये क्या हो जाएगा sc/λ। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mc इक्वल टू में h/λ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर c क्या है, वेलोसिटी है, मास क्या है m, तो m इंटू v क्या हो जाएगा मोमेंटम। तो यहाँ से क्या आ गया अपना लैम्डा इक्वल टू में h/p आ गया।
तो इस फार्मूले से ये पता चल रहा है कि कोई भी मैटर होता है, देखो दोनों एक ही फार्मूले में दोनों इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि सब्सटेंस मैटर के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। लैम्डा किसको डिफाइन करता है, वेव नेचर को, और मोमेंटम किसको डिफाइन करता है, पार्टिकल नेचर को। तो यहां से अपना फार्मूला आता है लैम्डा इक्वल टू में h अपॉन पाई। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और p क्या है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, लैम्डा इक्वल टू में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। ठीक है, आप इस फार्मूले को रीअरेंज करके, इस फार्मूले को आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले फॉर्मेट में, लैम्डा इक्वल टू में h अपान 2m काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट में 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी को आप क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में V। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, V वोल्ट से V वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट करे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू में V। Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल इन वोल्ट। ठीक है, तो इसको इस फार्मूले में रखकर यहां पर Q इंटू V, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू लिखो। ठीक है, ये दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, और लैम्डा को यहां पर आपको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर ये एंगस्ट्रॉम में निकालना हो तो ये वाले फार्मूले का यूज कर सकते हो, V क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए आप। अभी जो पीछे फार्मूला बताया था ये वाला, ठीक है, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो रिलेशन वाला फार्मूला था, इसको यूज करके इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि टू पार्टिकल ऑफ मासेस m एंड 2m हैव द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ आर इन व्हाट आर इन द रेशियो। तो उनके वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। ओके, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल बोल दिया है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, मतलब कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया। सो अभी हम लोग लैम्डा का फॉर्मूला पढ़े थे, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, यहां पर देखिए क्या होता है फॉर्मूला, h अपान अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अपना h कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है ही। तो मैं क्या बोल सकता हूं, लैम्डा इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, यहां पर 1, लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 बाई अंडर रूट ऑफ m। ठीक है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मैं अगर निकालना चाहूं लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट m2 डिवाइड बाय रूट m1, अंडर रूट m2 डिवाइड बाय अंडर रूट m1। अब यहां पर m1 m2 का मास दिया हुआ है, m1 यहाँ पे 2 मासेज हैं, एक का मान लीजिए m1 का मान लीजिए m है, और m2 वाले का मास कितना है, 2m है। ठीक है, तो m1 m2 का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, m1 कितना है, रूट m, और m2 कितना है, सॉरी ये कितना है, m2 कितना है, 2m है, और m1 कितना है, m है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब लैम्डा 1 इस टू में लैम्डा 2 का रेशियो कितना होगा, रूट 2 इस टू में 1। ठीक है, तो ये अपना रूट 2 इस टू 1 हो जाएगा, तो 2 रेशियो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है।
ठीक है। तो सब व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? लैम्डा पूछ रहा है। ओके, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपान एम वी। एम वी, वी क्या है यहां पर? वेलोसिटी। अभी निकाले थे ना एच अपॉन पी, तो मोमेंटम होता है पी, तो पी को ओपन करेंगे क्या हो जाएगा? एम इंटू में वी। तो यहाँ पे वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पर अगर हमको वी पता चल जाए तो हमको इलेक्ट्रॉन का हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। और यहां पर देखिए हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हम लोग उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बोहर फार्मूले से। क्या होता है वेलोसिटी वी का फार्मूला? क्या होता है वेलोसिटी वी का फार्मूला? क्या होता है? 2.1 2.18 इंटू में 10 के पावर 6 जेड डिवाइड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कीजिए वेलोसिटी को। तो क्या आ जाएगा यहां पर? देखिए 2.18 इंटू 10 पावर जेड बाई एन। जेड का वैल्यू क्या होगा हाइड्रोजन के लिए? 1 हो जाएगा। 2.1 इंटू में 10 के पावर 6, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और यहां पर एन का वैल्यू क्या बोला है? थर्ड ऑर्बिट, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, अब यहां पर इस वेलोसिटी निकल गया है, तो इसको फार्मूले में रख दीजिए इस वाले में। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच का वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा? एम मास है, 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा केजी में। और वेलोसिटी निकाले हैं, कितना आया है? 2.18 इंटू 10 के पावर 6, और जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा 3। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना आता है 9.96। कितना आता है? 9.96 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, इतना मीटर आता है। ठीक है, लेकिन हमको सेंटीमीटर में क्वेश्चन, देखो ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? 9.96 इंटू 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इस तरीके से अपना ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये कब वैलिड होगा? केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसको जानते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एज ए स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि माइक्रो पार्टिकल के लिए, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, तो किसी भी माइक्रो पार्टिकल के लिए एग्जैक्ट उसका पोजीशन और एग्जैक्ट उसका मोमेंटम, मोमेंटम या तो बोले एग्जैक्ट उसका वेलोसिटी, एक ही टाइम पर वेलोसिटी और उसका पोजीशन कैलकुलेट करना क्या होता है? इम्पॉसिबल है, उसको हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर आप वेलोसिटी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लोगे तो उसका पोजीशन में क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। और अगर आप क्या करते हो, उसके पोजीशन को एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही मोमेंट पर दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना क्या है? इम्पॉसिबल है। ऐसा कौन बोलता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन को हम लोग डेल्टा एक्स बोलेंगे, एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम को डेल्टा पी, और अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा वी बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेल्टा एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। पाई क्या है? पाई की वैल्यू कितना होता है? 3.14 होता है। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। ठीक है, और डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। अब अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूं पी इंटू में डेल्टा वी। मास में तो चेंज हो नहीं सकता, वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, तो इसको डेल्टा वी से रिप्लेस कर दिए और मास को एम को यहां पर डिवाइड कर दिए, तो एच अपान
4 पाई m हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इस पे ट्राई कीजिए। Calculate the uncertainty in the velocity of an electron if the uncertainty in its position is 10 के पावर 1 एंगस्ट्रॉम। पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, डेल्टा एक्स दिया हुआ है, कितना है 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको मैं मीटर में लिख सकता हूँ 10 के पावर -10 मीटर। तो ये क्या हो गया अपना अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो यहां से हमको क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी तो निकालना है, फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। तो डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स को इधर डिवाइड कर सकते हैं, डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान 4 पाई एम और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा 6.626 इंटू 10 के पावर -34 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू में 3.14। मास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास, वो 9.1 इंटू में 10 के पावर -31 केजी में। और यहां पर डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 10 पावर -10 है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 5.7 इंटू में 10 के पावर 7। ठीक है, ये आता है चेंज इन द वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में इतने का अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी था, हम लोग वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे। तो कितना आएगा 5.7 इंटू 10 पावर 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं क्वांटम नंबर्स का। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताने के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम नंबर का हेल्प लेते हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसका सही पता लगाने के लिए, सही एड्रेस पता लगाने के लिए हम लोग 4 क्वांटम नंबर का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है, पहले को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिससे हम लोग किसका पता लगाते हैं कि कौन से सेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरा होता है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है। ठीक, और तीसरा होता है अपना एंगुलर कौन सा होता है अपना प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, मतलब ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं टू ऑब्टेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं। पहला अपना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में घूम रहा है, एटम के कौन से सेल में घूम रहा है। जैसे एटम के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल हो गया। इन इक्वल टू क्या 1 हो गया, इसके लिए n इक्वल टू 2 होता है, इसके लिए n इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। तो कौन से सेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी जानकारी कहां से मिलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सो इट इज द पॉजिटिव इंटीजर विथ वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, सो इट टेल्स अबाउट द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ठीक है, कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, इसके बारे में हमको पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये हमको इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो जो एल का वैल्यू होता है, ध्यान रखना है कि जो एल का वैल्यू होता है
वो 0 to n-1 लाई करता है, ठीक है। और कभी भी l का वैल्यू n के वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और l का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता किसके, n के, ठीक। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कभी n और l का वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता, और n का जो l का जो वैल्यू होता है 0 से n-1 लाई करता है, और l का वैल्यू ग्रेटर देन नहीं हो सकता है n से, ठीक है। सो इट इज द आल्सो नोन एज द एंगुलर क्वांटम नंबर और द सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्स्टिटरी क्वांटम नंबर, ठीक। इट टेल्स अबाउट द सबसेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, ठीक है, एंड शेप ऑफ द सबसेल। सबसेल का जो अपना सबसेल होता है उसका शेप भी बताता है कि उसका शेप कैसा होगा, कौन से सबसेल का शेप कैसा होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। सो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n l कैन हैव द वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। तो अगर n का वैल्यू दिया गया है तो आप n का वैल्यू जो होगा, l का जो वैल्यू होगा वो 0 to n-1 लाई करता है, ओके। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द सबसेल इन ए सेल इज इक्वल टू द n, ठीक है। तो कोई पूछे कि किसी सेल में मैक्सिमम कितने सबसेल हो सकते हैं, किसी सेल में कितने मैक्सिमम सबसेल हो सकते हैं, तो किसके बराबर होता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ n। तो जिस नंबर का सेल होगा उतने ही नंबर ऑफ सबसेल हो सकते हैं। जैसे कि ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा सेल, और ये हो गया तीसरा सेल। तो पहला सेल n इक्वल टू क्या होता है 1, इसका मतलब इसमें केवल एक सबसेल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सा होता है, इसमें केवल 1s होता है। n इक्वल टू 2 है, मतलब इसमें कितने, केवल दो सबसेल हो सकते हैं मैक्सिमम। कौन सा होता है इसमें, as और p होता है, ठीक है। इसको बोल देते हैं 2s और 2p। और ये थर्ड सेल हो गया, n इक्वल टू क्या है 3 है, तो इसमें 3 सबसेल हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3s 3p और 3t, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन हम लोग डिकोड कर लेते हैं, कहां से, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ओके। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा इसमें से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, फोर्थ सेल है, n इक्वल टू 4 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें 4s, इसमें कौन सा होता है 4s 4p 4d और 4f। तो फोर्थ वाले सेल में 4 सबसेल होते हैं, एस पी डी एफ, ओके। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर 2s पॉसिबल होता है, 1p पॉसिबल नहीं होता। देखिए 1p पॉसिबल नहीं होता, पहले वाले सेल में केवल यस सबसेल प्रेजेंट होता है। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी भी पॉसिबल होता है और 4s भी पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहां पर अपना, ये जो फॉर्मूला यहां पर दिया गया है क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का आपको पता है एल का वैल्यू, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एल का वैल्यू पता है तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एल इंटू में l+1 डिवाइड बाई h/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी n का वैल्यू रहेगा यहाँ पे रखिएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा उस ऑर्बिटल का, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल कितने हो सकते हैं, इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू में 2l+1 से, ठीक है। जैसे कि अपना एस सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 0, पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 1, डी सबसेल के लिए कितना होता है 2, और यहाँ पर एफ सबसेल के लिए कितना होता है, एल का वैल्यू 3 होता है। अब एल का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस सबसेल में 2, ठीक है। एल का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, और कितना आएगा 2 आएगा। और वहीं पर पी के लिए बात करें तो यहाँ पर एल का वैल्यू 1 रखेंगे, कितना आएगा 6, तो मतलब पी में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और डी का वैल्यू 2 होता है, एल का वैल्यू, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पे एल का वैल्यू 2 रखेंगे, कितना आएगा ये 10। तो इसका मतलब डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू एल के लिए, एफ के लिए एल का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि
कौन से सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर एल का वैल्यू दे देगा तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल क्या होगा। पी सबसेल के लिए पूछ रहा है, कैलकुलेट कीजिए पी सबसेल के लिए। पी सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या पूछ रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए। क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा, पी के लिए 1 होता है। तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई। तो क्या हो जाएगा, एल एल प्लस 1 और क्या होगा, एच अपान 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला देख लीजिए। अब यहां पर एल का वैल्यू रख दीजिए, तो 1 1 प्लस 1 और एच अपान 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू में एच अपान 2 पाई। तो कितना हो गया, कितना आ गया अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रूट 2 एच अपान 2 पाई। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर का, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं, एम। ठीक है, तो इट डिटरमिन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल। क्या बताता है ये कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कोई सबसेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो सकते हैं, उसकी जानकारी कहां से मिलती है, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और ध्यान रखिएगा, जो m का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है -l टू +l। अगर आपको l का वैल्यू पता रहेगा तो आप m का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल, तो ये ऑर्बिटल की जानकारी देता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सबसेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जो सबसेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो फर्दर सब डिवाइड हो जाता है किसमें, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ऑर्बिटल्स में, उसी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या होता है, एक ऐसा स्पेस होता है एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, और जहां पर जीरो होता है एटम के अंदर, ऐसा पोजीशन, ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, नोड बोलते हैं। ठीक है, जहां पे जीरो होता है उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर एम के बारे में यहां पर लिखा गया है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, वैल्यू ऑफ एम जो होता है वो ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द -l टू +l इंक्लूडिंग जीरो। तो जितने भी इंटीग्रल वैल्यू होते हैं यल से लेकर +l के बीच में, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ एम लाई टू -l टू +l। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि यल का वैल्यू अगर क्या हो गया, जीरो है, अगर यल का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। एल का वैल्यू अगर कितना है, 1 है, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, -l 0 +1, -1 प्लस -1 0 +1। एल का वैल्यू अगर 2 है, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +2 +1 +2। ठीक है, तो इस तरीके से m का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको l का वैल्यू पता होगा। ठीक है, तो l इक्वल टू 0 यह सबसेल बोलते हैं, और उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल का भी पता चलता है। l का वैल्यू 1 तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 3। l का वैल्यू 2 तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये है अपना s ऑर्बिटल, ये अपना देखो यहाँ पर ये x एक्सिस पे है, तो ये अपना px ऑर्बिटल है,
और ये अपना जेड एक्सिस पे है तो ये अपना पीजेड ऑर्बिटल हो गया, ये वाई एक्सिस पे है तो ये अपना पीजेड ऑर्बिटल है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल का ये शेप हो गया, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो नेचर होता है ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है और बाकी ये सब डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इसका शेप कैसा होता है, डम्बल होता है, और यहाँ पर ये अपना स्फेरिकल शेप का होता है ये सब सेल। डी की बात करें तो जो डी होता है वो अपना डबल डम्बल होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये अपना डी एक्स डी वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड हो गया, और ये अपना डी एक्स जेड हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये अपने हो गए डिफरेंट टाइप के जो सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप हो गया, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड भी रिजॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, और अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या करता रहता है, घूमता रहता है, खुद भी ऐसे घूमता रहता है और न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता रहता है, ठीक है। अब इसका स्पिन अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर क्लॉकवाइज स्पिन को अप से दिखाते हैं और इसको प्लस या प्लस माइनस 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको डाउन से दिखाते हैं और इसको माइनस प्लस 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको अप से दिखाओ या हाफ एरो से इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसको लिखते हैं प्लस 1/2। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, डाउन साइड ऐसे हाफ एरो के साथ दिखा सकते हैं, और इसको -1/2 से भी दिखा सकते हैं, माइनस प्लस 1/2 से, ठीक। चलिए, और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में क्या लिखा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये होता है। तो ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन और स्पिन पेयर्ड। तो करेक्ट जो स्पिन पेयर्ड होना चाहिए वो अपोजिट साइन के साथ होना चाहिए, ठीक है। दोनों का जो स्पिन होना चाहिए, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ये वाला अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो वो भी सेम स्पिन के साथ, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। और इस वाले फार्मूले से आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट कीजिए क्या हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n इक्वल टू 3 और ms का वैल्यू दिया है -1/2 हो तो निकालते हैं यहाँ पर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 3 n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 होगा तो l का वैल्यू कितना होगा, बताओ। अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 टू n-1। तो क्या हो जाएगा, 0 टू 3-1, 0 टू 2 हो जाएगा। कौन से वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 0, 1 और 2। 0 है तो s ऑर्बिटल, s सबसेल, 1 है तो p सबसेल, और d है तो l का वैल्यू 2 है तो d सबसेल। तो ये एक ऑर्बिटल होगा s में, p में 3 ऑर्बिटल होंगे और d में 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, इसमें 2, और इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, मैक्सिमम 10 होते हैं। हमसे पूछा है कि उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है जिनका क्वांटम नंबर क्या है, एमएस क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, -1/2 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये होगा -1/2, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो हाफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर, n का वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 18। तो हाफ इलेक्ट्रॉन किस में है, प्लस में है, प्लस हाफ में, और हाफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ रोटेशन में है। तो इस तरीके से माइनस हाफ वाले कितने हो जाएंगे, 9। तो अपना ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो n इक्वल टू 3 के लिए l इक्वल टू 2 पॉसिबल है, ठीक है। अगर l इक्वल टू 2 है तो m का वैल्यू -2 पॉसिबल है, +1/2 भी पॉसिबल होगा। l का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 पॉसिबल है, m का वैल्यू 0 भी पॉसिबल होगा, s का वैल्यू +1/2 भी पॉसिबल होगा। l का वैल्यू 3 है तो n का वैल्यू
एन का वैल्यू 3 और एल का वैल्यू 3, और जबकि बताया था एन नॉट इक्वल टू एल, कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, इसमें से पॉसिबल कौन सा होगा ये पूछ रहा है। एन का वैल्यू अगर 3 होगा तो एल का वैल्यू 2 पॉसिबल है, लेकिन एल का वैल्यू अगर 2 है तो एम का वैल्यू -3 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एल का जो वैल्यू होता है, एम का जो वैल्यू होता है वो -L2 + L लाई करता है, तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरा वाला एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 3 कभी नहीं हो सकता, एन नॉट इक्वल टू एल, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। एन का वैल्यू 3 होगा तो एल का वैल्यू 1 हो सकता है, एम का वैल्यू भी -1 हो सकता है, एस का वैल्यू भी -1/2 हो सकता है। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख, तो ये वाला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आराम से। यहाँ पर 2s है, तो 2s के लिए n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, l का वैल्यू 0। 3s के लिए कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 3, s का वैल्यू 0। 2p के लिए कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1। ठीक है, और 2024 में आया भी था ये। 3d का क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसको मैच करा लेंगे, ठीक है, इसको चेक कर लेंगे क्वेश्चन को। ये भी आया था, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द फॉलोइंग, कौन सा इनकरेक्ट है इसको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला चेक करेंगे, n इक्वल टू 5 के लिए l का वैल्यू 2 पॉसिबल है, लेकिन l का वैल्यू अगर 2 है, ये l है, ठीक है, ये क्या है, l है। अगर l का वैल्यू क्या है 2 है तो क्या होगा, कौन से वैल्यू पॉसिबल होंगे, -2, -1, 0, जबकि यहाँ 0 नहीं दिया है, इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट है, पॉसिबल नहीं है, इसमें 0 भी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर एनर्जी। एनर्जी अगर आपको निकालना है, फॉर एनर्जी ऑफ द, तो इसके लिए आपको क्या, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ऐसे केस में ध्यान रखना है, अगर स्पीसीज क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला है, तो ऐसे केस में जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करता है किस पे, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द एन। तो 2s और 2p, 2s में 1s और 2s में 2s की एनर्जी ज्यादा होगा, और 2s का एनर्जी जो होगा 2p के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो 2p का एनर्जी होगा इससे ज्यादा होगा 3s का, और 3s 3p और 3d का एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, केवल n पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। लेकिन अगर आपका केस नंबर 2 अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है स्पीसीज में, तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा, हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस l हायर इज द एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपको 2s और 3p किसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो यहां पर निकालेंगे n प्लस एल, कितना हो जाएगा 2 + 0, कितना आ जाएगा 2। इसका निकालेंगे n प्लस एल, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 3 + 1, कितना हो जाएगा 4। तो जिसका वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी, n प्लस का वैल्यू ज्यादा तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करिए, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 2 है, तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, 2d हो जाएगा, 4d हो जाएगा। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, 3d हो जाएगा। l का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1, 4p हो जाएगा। और n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर के लिए n प्लस एल रूल को यूज कर लीजिएगा। ठीक है, और कहीं पर अगर n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा n प्लस एल रूल से, और ये आपका नीट में आया है, जैसे कि बताया अभी n प्लस एल को फॉलो करना है, और जहां पर भी n प्लस एल का वैल्यू होगा ज्यादा होगा, मतलब जहां पे n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाएगा वहां पे n को फॉलो करेंगे, n का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ऑर्बिटल की ज्यादा। नंबर ऑफ नोड का फार्मूला, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड निकालना है तो n-1 कर देंगे। ठीक है, और कभी भी न्यूक्लियस को हम लोग, इन्फाइनाइटी को हम लोग नोड कंसीडर नहीं करते, न्यूक्लियस और इन्फाइनाइटी को। रेडियल नोड निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n-l-1 हो जाएगा। ठीक, और अगर एंगुलर नोड निकालना है तो ये हमेशा l के बराबर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, और बाकी यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड ऑफ 4d, 4d के लिए पूछ रहा है, इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे, 4d है तो 4d के लिए रेडियल नोड निकालना है तो क्या हो जाएगा फार्मूला, n-l-1, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 2 - 1, कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और एंगुलर कितना हो जाएगा, जितना उसका
एल का वैल्यू वही उसका एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, एंगुलर नोड इक्वल टू कितना होता है एल, एल इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब बाउ प्रिंसिपल यहां पर पढ़े होंगे आप लोग। द सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट व्हेन इट सबसेल ऑब्टेन द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ एनर्जी, देन नेक्स्ट सबसेल ऑफ द हायर एनर्जी स्टार्ट फिलिंग फर्स्ट। ठीक है, तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका एनर्जी सबसे कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करते हैं। तो सबसे पहले किसमें, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, उसके बाद 3s में, फिर 3p में। तो एनर्जी का इस तरीके से फिलिंग किया जाता है, जिसमें एनर्जी जिसका एनर्जी ऑर्बिटल का सबसे कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करते हैं। इसको बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने बोला कि दो इलेक्ट्रॉन का, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते, कोई एक भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ना कोई एक डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहां पर देखेंगे 1s का, तो यहां पर देखेंगे तो इसका ये जो यस वाला क्वांटम नंबर है, ये तीनों सेम है, लेकिन यस क्या हो गया, +1 1/2 और एक -1/2। 2s में देखेंगे तो इसका क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। सो इट इज नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ द ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होता है, वो इट स्टेट दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। बोल रहा है कि हुंड्स रूल क्या बोलता है कि जब भी आप किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे एक एक ऑर्बिटल में, तो सबसे पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन सभी में फिल कर देना है, सभी ऑर्बिटल में। उसके बाद आप पेयरिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर P5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करूं P5 का, 3 ऑर्बिटल होंगे, तो 1 2 3 4 5। अगर कोई ऐसे करता है तो ये करेक्ट होगा, अगर कोई इस तरीके से करता है 1 2 3 4 5। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर यहां पर आप सेम स्पिन कर देते हो इस तरीके से, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। सबसे पहले एक एक सेम स्पिन के साथ फिल कर लेना है, उसके बाद फिर पेयरिंग कराना होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये रहा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इनकरेक्ट पूछा है, पहला वाला क्या स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। एन ऑर्बिटल इज डिजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर। ठीक है, एटम इज डिजिग्नेटेड बाय द 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग 3 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एल एम और एस से। ठीक है, और वहीं पर जो एटम होता है उसको एन चारों क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, देखो यहां पर हुंड्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ फिल करना था। यहां पर थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यहां पर इसका स्पिन क्या है, डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर ठीक है, बाकी सब होमवर्क में रहेगा, ट्राई कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है, अगले क्लास में सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रिवाइज करके जरूर आए, खुद से अच्छे से पढ़ कर आए, यहाँ पर केवल हम लोग ढंग से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सबको टाटा बाय बाय।